हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। और आज हम इस वीडियो में जहांगीर के युद्ध अभियानों के साथ साथ नूरजहां के शासनकाल की भी बात करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले जहांगीर के प्रारंभिक बचपन के बारे में हमने पढ़ा था और जहांगीर की प्रारंभिक शासन व्यवस्था के बारे में पिछले वीडियो में हमने भी चर्चा की थी। आज हम जहांगीर के युद्ध अभियानों से इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर तुमने इससे पहले का जो लेक्चर है वो नहीं सुना तो पहले उसको सुनिए, उसके बाद इस लेक्चर को, ताकि क्रम जो है वो बना रहे और आपको कुछ समझने में मदद मिले। ठीक है। इसके अलावा एक जो अकबर वाला वीडियो था उसमें जो डेट है वो 1542 की जगह 1942 जो है वो हो गई है। हो सकता है बहुत लड़कों ने उसको सही कर लिया हो अपने आप, और बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको नहीं भी पता चला हो। ठीक है, क्योंकि 1942 में जनन संभव नहीं था, तो 1542 था, मैंने बोला भी था उसमें कई जगह। ठीक है, युद्ध अभियानों से भी तुमको पता चल गया होगा कि वो सब कुछ 1500 के आसपास की घटनाएं घटित थी, तो उसको भी आपको करेक्शन उसमें कर लेना है। ठीक है, चलिए अब देखिए, हम जहांगीर के युद्ध अभियानों के बारे में बताते हैं तुमको। और युद्ध अभियानों में मेवाड़ के जो युद्ध अभियान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहले वहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए, तो पॉइंट डालना, जहांगीर के युद्ध अभियान। ठीक है, तो जहांगीर के युद्ध अभियानों के बारे में बात कर रहे हैं और इसकी शुरुआत करते हैं हम कहाँ से? मेवाड़ से। मेवाड़ से युद्ध अभियानों की शुरुआत करने के पीछे जो मेरा लॉजिक है, जो कारण है, वो महत्वपूर्ण कारण वो ये है क्योंकि इसके द्वारा अपने जो युद्ध अभियानों की शुरुआत की जाती है वो कहाँ से की जाती है? मेवाड़ से की जाती है। ठीक है, मेवाड़ से जहांगीर ने अपने सैनिक अभियानों की शुरुआत की। ठीक है, तो कहां से? मेवाड़ से जहांगीर ने अपने सैनिक अभियानों की क्या की थी? शुरुआत की थी। समझ में आई आप लोगों को बात? तो ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि जहांगीर के द्वारा अपने सैनिक अभियानों की शुरुआत कहां से की जाती है। दूसरा पॉइंट यह है कि जब इसके द्वारा मेवाड़ के विरुद्ध सैनिक अभियान किए गए थे तो वहां का शासक कौन था? तो इसके समय मेवाड़ का शासक राणा अमर सिंह। ठीक है, कौन था? तो इसके समय जो मेवाड़ का शासक होता है वो कौन होता है? राणा अमर सिंह होता है। ठीक है, जो कि किसका पुत्र था? जो कि प्रताप का पुत्र था। ठीक है, अब देखिए 1605-6 में जहांगीर ने किसको भेजा? 1605-6 अकबर की मृत्यु के बाद की बात कर रहा हूं मैं। 1605-6 में जहांगीर ने आक्रमण की जिम्मेदारी परवेज को दी। जब मैंने पुत्रों के बारे में विवरण बताया था पिछली वीडियो में, तो परवेज के नाम का मैंने क्या किया था? उसमें उल्लेख किया था और मैंने बताया था कि जहांगीर के किन किन पुत्रों का क्या क्या क्रम है। ठीक है, अब देखिए जहांगीर ने क्या किया। जहांगीर ने महाराणा प्रताप के भाई थे एक सागर को राणा की उपाधि देकर चित्तौड़ में क्या है? अपनी ओर से लगा दिया। ठीक है, प्रताप का एक भाई था सागर नाम से, तो इसको क्या किया? इसको राणा की उपाधि दी गई। राणा की उपाधि देकर मेवाड़ में नियुक्त किया। ठीक है,
कहाँ पे नियुक्त किया जाता है इसको? मेवाड़ में नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। कहाँ पे युद्ध होता है? देवार के दर्रे में। कहाँ पे युद्ध हुआ? देवार की दर्र। तो देवार की दर्रे में दोनों पक्षों के मध्य संघर्ष हुआ। ठीक है, तो किस जगह पे संघर्ष होता है? तो मेवाड़ में देवार की दर्रे पड़ती है, वहां पे इन दोनों सेनाओं के बीच में संघर्ष होता है। और इस संघर्ष में क्या है? किसी की जीत नहीं होती, किसी की हार नहीं होती। ये एक छोटी मोटी क्या होती है? मुठभेड़ होती है। और इस मुठभेड़ में किसी को कोई खास सफलता नहीं मिलती। इस कारण इस मुठभेड़ को क्या कहा गया है? अनिर्णायक कहा गया है। ठीक है, तो कोष्टक में यहां पे लिख लेना अनिर्णायक। तो क्या रहती है ये मुठभेड़? ये मुठभेड़ जो है वो अनिर्णायक मुठभेड़ में शामिल की जाती है। कौन सी? देवार की दर्रे की मुठभेड़। ठीक है, समझ में आई बात आपको? अब देखिए अगली जो जिम्मेदारी होती है वो अब्दुल्ला खां को सौंपी जाती है। किसको सौंपी जाती है? यहां दिख रहा है नीचे। चलिए इसको मिटाते हैं, रफ करते हैं। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। देखिए, चलिए अब देखिए जिम्मेदारी सौंप दी जाती है किसी और व्यक्ति को, क्योंकि वो तो अनिर्णायक युद्ध हुआ। अब्दुल्ला खां। अभी अब्दुल्ला खां कहां से आ गया? देखिए 1611 में क्या होता है? अब्दुल्ला खां 1611 में अब्दुल्ला खां को जिम्मेदारी सौंपी गई। क्या सौंपी गई? जिम्मेदारी सौंपी गई। क्या जिम्मेदारी सौंपी जाती है? युद्ध की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। और ये क्या करता है? इस युद्ध में सौंपी गई और ये इस युद्ध में करण सिंह से, ठीक है, करण या करण सिंह से परास्त हो गया। परास्त हो गया। किससे परास्त हो जाता है? करण सिंह से क्या हो जाता है? ये परास्त हो जाता है। अब आप सोचोगे साहब ये करण सिंह कौन था? तो ये करण सिंह जो होता है उस समय के राजा अमर सिंह का बेटा होता है, पुत्र होता है, प्रताप का पोता होता है। ठीक है, तो यहां पे कोई इसके ऐसे जोड़ लिया करो नीचे, याद रखने के लिए। अमर सिंह का पुत्र कौन? करण सिंह या कर्ण सिंह। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? इसको क्या हुआ? 1611 में अब्दुल्ला खां को भेजा जाता है आक्रमण करने के लिए। और अब्दुल्ला खां की एक उपाधि भी थी उस समय, वो उपाधि थी फिरोज। कौन सा? फिरोज। फिरोज जंग। ठीक है, तो इसकी उपाधि थी उस समय फिरोज जंग की। तो अब्दुल्ला को जिम्मेदारी दी गई। और इस युद्ध में क्या होता है? जहांगीर के द्वारा भेजी गई जो सेना होती है उसकी क्या होती है? हार होती है। ठीक है, 1611 में देखो, पहले जो 1605-6 में आई थी वो भी एक तरह से परास्त हुई थी। और 1611 में जो जिम्मेदार अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में जो सेना भेजी जाती है, ये सेना भी क्या होती है? परास्त होती है। अब जब ये सेना परास्त होती है तो उसका जो पारा है वो हाई हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला आक्रमण करने के लिए भेजा जाता है वो भेजा जाता है राजा बसु को। अगले आक्रमण की जिम्मेदारी किसको दी गई? राजा बसु को दी गई। इसे भी क्या है? राजा बसु को भेजा गया। इसे भी क्या है? इसे भी कोई सफलता नहीं मिली, ये भी निराश होकर लौट गया। इसे भी कोई सफलता नहीं मिली।
समझ आया? इनको क्रम से याद रखना है आप लोगों को कि किस किस के द्वारा आक्रमण की शुरुआत की गई, किस किस को भेजा गया, युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो 1605 1611, अब देखिए इसमें भी इसकी एक प्रकार से हार होती है। तो अब ये अपने महत्वपूर्ण लोगों को भेजता है। कब भेजता है? 1614 में भेजता है। किस किस को भेजता है? तो भैया खुर्रम और अजीज कोका, खुर्रम एवं अजीज कोका, दो लोगों को ये भेजता है। एक तो था खुर्रम और एक था अजीज कोका। अब अजीज कोका और खुर्रम में तो 36 का आंकड़ा था इन दोनों के बीच में, और दोनों को एक साथ भेज दिया। खुर्रम एवं अजीज कोका को मेवाड़ विजय के लिए भेजा, मेवाड़ विजय के लिए भेजा। अब देखिए ये दोनों भेज दिए जाते हैं वहां। तो जहांगीर के सामने कहते हैं साहब टेंशन मत करो, जीत के आएंगे, लेकिन रास्ते में इन दोनों के बीच में तनातनी हो जाती है। ये एक दूसरे को हरवाना चाहते थे। ये दोनों जो हैं खुर्रम और जो अजीज कोका होते हैं, ये एक दूसरे को ही हरवाने की तैयारी में थे। बेटा बोले तू युद्ध कर एक बार, फिर देख। अब देखिए जब इस स्थिति का पता चलता है जहांगीर को कि इन दोनों के बीच में मानसिक मतभेद हैं, इन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है, तो खुद जहांगीर, कौन? खुद जहांगीर कहाँ आ जाता है? तो आ जाता है अजमेर में। कहाँ आ जाता है? अजमेर में। और स्वयं अजमेर में डेरा डाल के बैठ जाता है और युद्ध का पूर्ण नेतृत्व किसको दे देता है? खुर्रम को दे देता है। खुर्रम के लिए बोल देता है कि भैया तुमको ही ये युद्ध पूरा संभालना है, अजीत कोका के भरोसे मत रहना। ठीक है, समझ में आई बात? 1714 में खुर्रम और अजीज कोका के नेतृत्व में सेना भेजी जाती है, लेकिन बाद में दबाव बनाने के लिए कौन? जहांगीर भी स्वयं अजमेर में आके अपना डेरा डाल लेता है। इन दोनों के बीच में क्या थे? मतभेद चल रहे थे, और मतभेद चल रहे थे तो खुर्रम को ही क्या दे दी गई? पूर्ण जिम्मेदारी दे दी जाती है युद्ध की। और अपनी सेना में उत्तेजना जगाने के लिए, अपनी सेना में क्या? उत्तेजना जगाने के लिए। उत्तेजना अलग काम करती है, लोगों को उत्तेजित करते हैं। किसकी संज्ञा दी? जिहाद की संज्ञा दी। तो पॉइंट नोट करना है, जहांगीर ने इस युद्ध अभियान को जिहाद की संज्ञा दी। ठीक है, किसकी संज्ञा दी? तो जिहाद की संज्ञा दी। समझ में आ गई बात आप लोगों को? जिहाद की संज्ञा दी कि तो जिहाद की संज्ञा देते ही ये धर्म युद्ध बन जाता है। क्या बन जाता है? ये एक धर्म युद्ध बन जाता है। ठीक है, अब जैसे ही ये धर्म युद्ध बन गया तो बहुत सारे जो मुस्लिम सेनापति थे वो ऑटोमेटिकली उज्जित हो जाते हैं, क्योंकि धर्म युद्ध की परिभाषा ही जो है वो बदल जाती है। ठीक है, अब देखिए परिभाषा इसलिए बदल जाती है क्योंकि उसमें उनके लिए सपने फिर अजीब हो जाते हैं कि हमें फिर उसके युद्ध के बाद जन्नत प्राप्त होगी, वो प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा। ठीक है, तो आपको जो याद रखने लायक पॉइंट है वो ये है कि भैया इस युद्ध को किसकी संज्ञा दी गई? तो जिहाद की क्या दी गई? संज्ञा दी जाती है। आप देखो अमर सिंह ने शुभकर्ण और हरिदास, यहां नीचे दिख रहा है? नहीं दिख रहा, मिटा दे हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, 5 सेकंड में मिटा दें। चलो अब देखिए अमर सिंह ने भी युद्ध की स्थिति को देखा। अमर सिंह ने भी क्या देखा? युद्ध की स्थिति को देखा कि मामला किधर है, किधर किस पक्ष में है। तो उसने सोचा कि भैया युद्ध करने में कोई भलाई नहीं है, दो ही काम कर सकता हूं, या तो भाग सकता हूं या संधि कर सकता हूं। तो यह क्या करता है? किसका रास्ता चुनता है? संधि का रास्ता चुनता है, और अपने 2 दूत शुभकर्ण और हरिदास
किनको? अपने 2 दूतों को भेज देता है मिलने के लिए अजमेर में जहांगीर के पास कि जाओ और शांति वार्ता की बात कीजिए। ठीक है, तो किस किस को भेजा गया? शुभकर्ण, शुभकर्ण, और दूसरे का नाम क्या था? तो दूसरे का नाम था हरिदास। शुभकर्ण और हरिदास, हरिदास को मैत्री वार्ता, मैत्री वार्ता के लिए जहांगीर के पास, कहाँ भेजा? जहांगीर के पास अजमेर भेजा। समझ में आ गई बात? कहाँ भेज दिया? अजमेर भेज दिया। तो याद रखना दोनों शांति वार्ता करने वाले लोग कौन कौन थे? शुभकर्ण और हरिदास थे। ये दोनों ही शांति वार्ता के लिए गए थे। अब जैसे ही ये लोग जाते हैं तो जहांगीर के द्वारा शांति वार्ता को स्वीकार कर लिया जाता है। जहांगीर बोलता है भाई हमारी खोपड़ी खराब है क्या, हम लोग युद्ध करेंगे? हम भी चाहते हैं शांति रहे, सब लोग प्यार प्रेम से रहें। ठीक है, आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए, आप बड़े प्यार प्रेम से रहिए। तो क्या है? शांति वार्ता के लिए सहमति बन जाती है दोनों पार्टियों के मध्य में। इधर से अमर सिंह भी तैयार हो गया, उधर से जहांगीर तैयार था ही। तो ये जहांगीर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जाती है कि उसने मेवाड़ के साथ क्या कर ली? संधि कर ली। जो काम अकबर नहीं कर पाया वो किसने कर लिया? जहांगीर ने कर लिया। तो ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है कि 1615 ईस्वी की मेवाड़ की जो संधि है 1615 ईस्वी की मेवाड़ की संधि, मेवाड़ की संधि जहांगीर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। जहांगीर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। समझ में आ गया? जो काम अकबर नहीं कर पाया वो किसने कर दिया? जहांगीर ने कर दिया। क्या कर दिया? 1615 की जो मेवाड़ की संधि थी उसको सफलतापूर्वक संपन्न किया। और राणा अमर सिंह ने क्या किया? आधिपत्य स्वीकार कर लिया गया। अब देखिए संधि की कुछ शर्तें। संधि की शर्तें ये रखी गई कि भैया जो इसका बेटा है कौन? करण सिंह, वो कहाँ रहेगा? जहांगीर के दरबार में रहेगा। बिल्कुल रहेगा। अमर सिंह ने कहा बिल्कुल ले जाइए। बोले पेमेंट कितना मिलेगा, वेतन कितना मिलेगा? तो 5000 रुपये की मनसबदारी प्रदान की जाएगी करण सिंह को। कितने की? 5000। कितनी? 5000। करण सिंह मुगल दरबार में रहेगा, मुगल दरबार में रहेगा। कहाँ रहेगा? मुगल दरबार में रहेगा। मुगल दरबार का रहने का मतलब ये नहीं कि मैं रूम लेके आराम से गैस सिलेंडर पर रोटी बना के खाए, मतलब उनकी सेवा में रहेगा। करण सिंह मुगल दरबार में रहेगा। मनसबदारी कितनी मिलेगी? 5000। मनसबदारी 5000 रुपये काफ़ी ज़्यादा थी उस समय, काफ़ी ज़्यादा थी उस समय। लगा लीजिए आज के 5 लाख रुपए वेतन के बराबर थी। ठीक है, तो कितनी मनसबदारी? 5000 रुपये की मनसबदारी प्रदान की गई। किसको? कर्ण सिंह को। समझौता ये हुआ कि इसका पुत्र जो है वो कहाँ रहेगा? मुगल दरबार में रहेगा। इसके बाद जहांगीर ने पहले ही कह दिया कि भैया वैवाहिक संबंध स्थापित करोगे या नहीं करोगे ये जिम्मेदारी तुम्हारी। अकबर के समय जितने वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे मैं तुम्हारे ऊपर दबाव नहीं डालूंगा कि अपनी बहन बेटियों का विवाह करो, हमारे साथ इच्छा है तो करना और नहीं है तो मत करना। लाली को भी पूछ लेना वो संतुष्ट है कि नहीं, क्योंकि पहले नहीं पूछा जाता था। किसी से भी कर दो, कलुआ से कर दो, किसी से कर दो। ठीक है, तो वैवाहिक संबंधों नीचे नीचे दिख रहा है ना, चलिए। तो वैवाहिक संबंधों, कोई नहीं अगर नहीं दिखे तो बोल तो रहा हूं ना। वैवाहिक संबंधों की जिम्मेदारी किसको दे दी? कि जिम्मेदारी किसको दे दी? राणा को दे दी। ठीक है, राणा का मतलब शासक, शासक का मतलब
अमर सिंह। ठीक है, जिम्मेदारी अमर सिंह को सौंप दी। अमर सिंह को सौंप दी, बोल दिया तुम्हें विवाह करना है तो करो, नहीं करना मत करो, कोई कमी नहीं है। पॉइंट हाईलाइट है, काफी महत्वपूर्ण है। वैवाहिक संबंधों की कोई बाध्यता नहीं की जाती है जहांगीर के द्वारा। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए इसके अलावा एक पॉइंट और आ जाएगा नीचे, है ना। मेवाड़ और चित्तौड़ के जो किले थे उनकी जिम्मेदारी भी किसको सौंप दी जाती है? अमर सिंह को सौंप दी जाती है कि तुम ही रखो। ठीक है, दुर्ग जो है मेवाड़ का, चित्तौड़ का, उसे क्या रखो? तुम ही रखो अपने पास। तो काफी बड़ा काम किया। चित्तौड़ का दुर्ग और मेवाड़ के दुर्गों की जिम्मेदारी, क्या जिम्मेदारी होती है? जिम्मेवारी होती है। जिम्मेवारी अमर सिंह को सौंप दी। अमर सिंह को सौंप दी। ठीक, अब देखिए इतना बड़ा दरिया दिली ये दिखा रहा था, क्यों दिखा रहा था? क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की इसको? लेकिन भैया एक बात इसने बोल दी। क्या बोला इसने? ये बोल दिया कि चित्तौड़ का दुर्ग आप अपने पास रखिए, लेकिन परंतु तुमको उसकी किलेबंदी नहीं करनी है। किलेबंदी मतलब मरम्मत नहीं करनी है, उसको सही नहीं करना है। क्या ऐसा अमर सिंह करता है? बिल्कुल करता है। वो छोटे छोटे मिस्त्रियों को लगा के उसको सही करवाता रहता था। तो क्या जहांगीर को नहीं पता था? जहांगीर को पता था, लेकिन वो इग्नोर करता रहता था। ठीक है, तो ये भी पॉइंट तुमको कॉपी में लिखने हैं कि शर्त के मुताबिक चित्तौड़ के दुर्ग की मरम्मत ना करने की बात कही जाती है, लेकिन वो धीरे धीरे चुपके चुपके उसकी मरम्मत भी करता है और जहांगीर को मालूम भी होता है, लेकिन वो क्या कर देता है? इग्नोर कर देता है, कहता है करने दो इसको, नादान है। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ताकि फिर हम आगे बढ़ें। चित्तौड़ दुर्ग की किलेबंदी ना करने की बात कही गई। चलो मिटा दें, चलिए तो मिटा देते हैं। और इसके बाद इनको कितना खुश कर दिया कि जो कुछ लूटा था वो वापस कर दिया। ठीक है, इनको कितना खुश कर दिया? जो कुछ लूटा था वो वापस कर दिया। क्या शायर बन गया मैं आजकल? है, देखिए आगे। अब इनको और ज्यादा खुश करने के लिए इनकी जो संगमरमर की मूर्तियां हैं वो आगरा के किले के उद्यान के बीच में दोनों जगह स्थापित करवा दी जाती हैं। याद रखना है, उद्यान के बीच में, गेट के बीच में नहीं या गेट के आगे नहीं। पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा। आगरा के किले के उद्यान के मध्य में दो संगमरमर मतलब संगमरमर होता है। ठीक है, संगमरमर की अमर सिंह एवं करण सिंह की दो मूर्तियां लगवाई गई। बात बराबर सुनो। दोनों की मूर्तियां आगरा के किले के अंदर, उद्यान के अंदर स्थापित करवाई गई। तो नोट डाउन कर लेना। नोट डाउन कर लेना कि दोनों की संगमरमर की मूर्तियां कहां लगवाई गई? आगरा के किले के अंदर स्थापित करवा दी जाती हैं। इसके अलावा जो अमर सिंह है, इसका एक छोटा लड़का और था, कुंवर भीम। क्या नाम था? कुंवर भीम। इसका क्या किया? क्या मार दिया? नहीं, ऐसा अशुभ नाम नहीं बोलना है तुमको। इसको क्या है? खुर्रम की सेवा में नियुक्त कर दिया ढक्कन में। ठीक है, ढक्कन का मतलब ढक्कनी क्षेत्र। कुंवर भीम को
खुर्रम के साथ दक्कनी राज्यों में सेवा में नियुक्त किया। सेवा में क्या किया? नियुक्त किया। तो कुंवर भीम सिंह कौन होता है? अमर सिंह का छोटा पुत्र होता है, जिसको खुर्रम की सेवा में क्या कर दिया जाता है? नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए अब हम अगला आक्रमण करवाते हैं। कहां पे करवाते हैं? कहीं पे भी करवा देंगे, आप लोग बता दो कहां करवाना है। जहांगीर का मूड खराब हो रहा है, तो अगला आक्रमण देखिए। तो अगला आक्रमण करवा देते हैं कांगड़ा। कहां पे? कांगड़ा पे। अच्छा, कांगड़ा कहां पड़ता है? कांगड़ा कहां पड़ता है बताओ, चलो सब बताओ। ये मिट जा, बताओ कमेंट करके बताओ कांगड़ा कहां पड़ता है फटाक से, अभी के अभी, बिना देखे बिना टीपे। कांगड़ा कहां पे स्थित है बताइए। ठीक है, जल्दी से बताओ कांगड़ा कहां स्थित है, कमेंट करो अभी के अभी वीडियो पुश करके। चलिए, कांगड़ा मैं देखूंगा, सबके कमेंट्स देखूंगा किस किस ने सही जवाब दिया है कांगड़ा के आक्रमण के बारे में। ठीक है, चलिए अब देखिए कांगड़ा के विजय अभियान की जो जिम्मेदारी है वो किसको दी जाती है? वो खाने जहां को दी जाती है। ठीक है, खाने जहां को जिम्मेदारी दी गई। किसको दे दी? खाने जहां को दे दी, जिसको कोई जानता भी नहीं था, ये कांगड़ा गया था, इसको भगा, चलो भाग यहां से। ठीक है, क्या रहा? आक्रमण असफल रहा। आक्रमण असफल रहा। समझ में आई बात? किसको जिम्मेदारी दी गई थी? खाने जहां को जिम्मेदारी दी गई थी। क्या हुआ? आक्रमण जो है वो असफल रहा। क्या रहा? असफल रहा। जब कांगड़ा के बारे की जो सूचना है वो जहांगीर के पास पहुंची। क्या पहुंची? जहांगीर के पास पहुंची तो उसने किसको कहा? खुर्रम को कहा। खुर्रम को क्या कहा? खुर्रम जल्दी जाओ, फटाक से जाओ और कांगड़ा को फतेह करके आओ। तो 1620 में, ठीक है, 1620 में खुर्रम ने विजय अभियान के तहत कांगड़ा को जीत लिया। कांगड़ा को जीत लिया। क्या कर लिया? कांगड़ा को जीत लिया। समझ में आ गई बात? चलिए सर ये बताइए कि कांगड़ा को जीतने के बाद क्या हुआ? तो एक चीज हुई थी, वो थी ज्वालामुखी मंदिर। सॉरी, मैं यहां लिखता हूं ज्वालामुखी मंदिर। ज्वालामुखी का मतलब ज्योग्राफी वाला ज्वालामुखी मत समझना, ज्योग्राफी वाला ज्वालामुखी नहीं है ये ज्वालामुखी माता है। ज्वालामुखी के मंदिर में दर्शन करने कौन गया? जहांगीर गया। कौन गया था? तो जहांगीर गया था। कहां गया था? ज्वालामुखी माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए कौन जाता है? जहांगीर जाता है, याद रखना है। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए अब देखिए इसके अलावा छोटी छोटी और विजय अभियान होते हैं। मैं लिखता हूं यहां पे 1611 में, ठीक है, पीछे जाते हैं वापस से, तो उड़ीसा पर क्या किया था? इन लोगों के द्वारा आक्रमण किया गया था और उड़ीसा को क्या किया गया था? विजय किया गया। ठीक है, उड़ीसा में एक जगह पड़ती है, उसको बोलते हैं खरदा। क्या बोला गया है? खरदा बोला गया है। तो डेट याद रखनी है। कांगड़ा का आक्रमण जो है वो 1620 में होता है। इसके अलावा 1611 का आक्रमण जो है वो उड़ीसा में होता है। इसके अलावा 1613 में जो आक्रमण हुआ था, यहां पे लिख दूं मैं, नीचे दिख रहा है ना, 1613 में इन्होंने क्या किया? कूच बिहार को जीता। ठीक है, 1613 के आक्रमण के द्वारा इन्होंने कूच बिहार जो है उसको जीत लिया था।
और 1620 में ही एक आक्रमण इन्होंने कश्मीर पर किया। कहाँ पर किया? कश्मीर पर किया था, और कश्मीर के कुछ क्षेत्रों को इन्होंने विजय लिया, यानी कि जीत लिया। तो ये इनके कुछ छोटे मोटे विजय अभियान थे, लेकिन मेवाड़ का जो विजय अभियान है इसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। पॉइंट नोट डाउन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। देखिए मिटाते हैं इसको। अब जब ये सब कुछ हो जाता है, शासन व्यवस्था बिल्कुल सही चल रही थी, कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं थी, तो फिर क्या परेशानी थी? देखिए इसकी एक पत्नी थी, एक का मतलब सबसे ज़्यादा फेमस। पत्नी का क्या नाम था? अब पत्नी का नाम तो याद करना पड़ेगा। जब हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो पूरे खानदान की जिम्मेदारी हमने तो ले रखी है याद करने की। पापा कौन था, मम्मी कौन थी, भाई कौन था, माता कौन थी, ये काम और कोई क्यों करेगा? हम ही करेंगे। तो नूरजहां थी, ठीक है। कौन थी? नूरजहां थी। आप देखिए नूरजहां थी, लेकिन नूरजहां, नूर जहां कुछ खासी होगी, ठीक है। जब नाम इतना अच्छा है नूरजहां, क्या मतलब? संसार की रोशनी, संसार का प्रकाश। कौन? नूरजहां। एक और आदमी था, एक और आदमी था, और उस आदमी का नाम क्या था? तो उस आदमी का नाम था मलिक अंबर। मलिक अंबर। ये कौन था? तो मलिक अंबर जो था एक प्रकार से ऐसा व्यक्ति था जो कि खाना बदोश था, पैसे के लिए जगह जगह नौकरी करता था। कौन की बात कर रहा हूं मैं? किसकी बात कर रहा हूं मैं? मलिक अंबर की बात कर रहा हूं। ये हब्सी था, ठीक है। इसको एक बाजार में बेच दिया गया था, इसको फिर खरीद लिया। मलिक अंबर अहमदनगर के मंत्री चंगेज खां की सेवा में था। क्या था ये? गुलाम था। किसकी सेवा में था? चंगेज खां। अरे ये कौन सा चंगेज खान है? तो ये अहमदनगर वाला है, ये भी याद रखना है, अहमदनगर। कहीं वो दूसरा चंगेज खां समझ लो इसको। तो मलिक अंबर जो गुलाम था, चंगेज खां की क्या था? ये सेवा में था। लेकिन बाद में क्या करता है ये? बाद में ये क्या करता है? गोलकुंडा की सेवा में चला जाता है, और बाद में वहां का पेशवा बन जाता है। और सबसे ज्यादा खतरनाक आदमी साबित हुआ किसके लिए? जहांगीर के लिए। क्यों हुआ? क्योंकि जब जहांगीर के दक्षिण के युद्ध अभियान होते हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा परेशानी कौन खड़ा करता है? मलिक अंबर खड़ा करता है, ठीक है। जहांगीर के लिए सबसे ज्यादा परेशानी का कारण मलिक अंबर ही बनता है। कौन बनता है? मलिक अंबर बनता है। ये कौन था? हब्सी था। हब्सी, हब्सी क्या होता है? हब्सी ये होता है कि जो विदेशी मुसलमान होते हैं वो यहाँ के जब गुलाम बन जाते हैं तो उनको हब्सी बोलते हैं। जैसे कि किसी का भी उदाहरण ले लीजिए, विदेशी मुसलमान है, आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, क्या पढ़ते होंगे? मानव जातियों के प्रकार पढ़ते होंगे। तो एरे इस्तिफिया के जो लोग होते हैं, अगर वो गुलाम बन के यहाँ मुस्लिम जो हैं आते हैं तो उनको हब्सी बोला जाता है। हब्सी लोग जो होते हैं वो शारीरिक बनावट के अनुसार क्या होते हैं? उनकी कद काठी मध्यम होती है और शारीरिक रूप से क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। चलिए, तो जहांगीर के लिए सबसे ज्यादा परेशानी का सबब कौन बनता है? मलिक अंबर बनता है। अब देखिए मंडेर का युद्ध होता है 1601-2 में। कब हुआ? 1601-2 में। मैं बहुत पीछे की बात कर रहा हूं, मैं जहांगीर के शासनकाल से पहले की बात कर रहा हूं। कि दिमाग घुमाओ सब, ये क्या हो गया? 1605 में तो अकबर ही मरा था, आपने 1601 में युद्ध करा दिया, तो गलत है, ठीक है, नहीं है, सही है। 1601 में क्या हुआ? मलिक अंबर पहली बार मुसलमानों से भिड़ंती में, इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ मुसलमानों से, ठीक है, किसका? मलिक अंबर का, ताकि वो एक दूसरे से जाने पहचाने, क्योंकि जान पहचान तभी तो होगी जब मुलाकात होगी। तो 1601-2 में क्या हुआ था? 1601-2 में मंडेर का युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ? 1601-2 में मंडेर का
युद्ध हुआ। क्या हुआ? युद्ध हुआ। और पहला युद्ध जिसमें मलिक अंबर के मम्मी पापा का नाम मत पूछना साहब, मम्मी पापा का नाम बताइए। गुलाम था, ठीक है, बेचा हुआ। तो इसके यानी कि पहला युद्ध जिसमें मलिक अंबर मुगलों से टकराया, तो डेट देख के पता करना किसका शासनकाल है। अकबर का चल रहा है, ठीक है, तो ज्यादा अपना दिमाग मत दौड़ाना, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, इसने पहली बार मुगलों के साथ युद्ध किया था, तो इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें लोगों ने सुन ली। इसके जो शौर्य है उसके बारे में उन्होंने सुन लिया था। इसके बाद इसने क्या किया था, अपने युद्ध पराक्रम के कारण, कब? युद्ध पराक्रम के कारण 1624 में मराठों को परास्त किया था। मराठों को परास्त किया। किसको परास्त किया था 1624 में इसके द्वारा? तो इसके द्वारा शाहजी को परास्त किया गया था। शाहजी कौन थे भैया? शाहजी जो थे वो शिवाजी के पिताजी थे, ठीक है। तो 1624 में मराठों को परास्त किया था, यानी कि शाहजी को परास्त किया था। शाहजी कौन थे? हमारे सबसे प्रसिद्ध मराठा शिवाजी के पिताजी थे। मैं क्यों बता रहा हूं ये? इसके अलावा एक भातवाड़ी का युद्ध भी हुआ था। उस युद्ध में इसने मुगलों को परास्त किया था। तो सबसे ज्यादा परेशानी का सबब जो मुगलों के लिए बना था वो कौन बना था? तो वो बना था मलिक अंबर। मैंने इसलिए बताया मलिक अंबर के बारे में कि मुगलों को दक्षिण में बढ़ने से रोकने का सबसे ज्यादा श्रेय इसी को दिया जाता है। क्या दिया जाता है? वो जो गुलाम आदमी होगा ना, देखो आप लोग इल्तुतमिश को देखो, सुना था ना इल्तुतमिश के बारे में जब हमने पढ़ाया था, तो वो आदमी क्या था? वो भी एक गुलाम के रूप में ऐसे ऐसे आया था। तो ऐसा आदमी जब ऊंची की गद्दी पर बैठ जाता है तो वो ज़्यादा सक्षम साबित होता है अन्यों के मुकाबले। जो इंसान जमीन से नीचे से उठ के आता है वो ज़्यादा सक्षम होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। ऐसे ही मलिक अंबर जो था वो गुलाम के रूप में आया था, हबसी के रूप में आया था, बिककर आया था। अहमदनगर, गोलकोंडा, इन्हीं में ये घूमता रहा सैनिक सेवा के रूप में। बाद में पेशवा बन जाता है और अपनी सैनिक नीतियों के माध्यम से मुगलों के विकास को रोक देता है। यहाँ तक कि मराठों की लूटमार को भी इसने दक्षिण में बहुत हद तक बंद कर दिया था। तो इसलिए जहांगीर के लिए सबसे बड़ी बाधा कौन था? मलिक अंबर था, ठीक है। चलो अब मैं इसको मिटा देता हूं। मैंने नूरजहां का नाम यहां लिख रखा है। बोलो साहब इसके बारे में भी बता दो दो चार बात, ताकि इसके बारे में भी कुछ सोच लें हम, अच्छा बुरा। देखिए नूरजहां के बारे में ऐसे बोलते हैं कि इसने क्या किया था, सत्ता पर पीछे से कब्जा कर लिया। सत्ता पर पीछे से कब्जा कर लिया। सत्ता पर पीछे से कब्जा करने का मतलब क्या होता है? सत्ता पर पीछे से कब्जा करने का मतलब ये होता है कि जहांगीर को अपने प्रभाव में ले लिया, ठीक है। जहांगीर को अपने प्रभाव में ले लिया। प्रभाव में लेने का मतलब क्या होता है? प्रभाव में लेने का मतलब होता है सारी बातें मानेगा, ठीक। अब नूरजहां ने क्या किया? जहांगीर को अपने प्रभाव में ले लिया और पर्दे के पीछे से शासन का संचालन करने लगी। कौन करने लगी? नूरजहां करने लगी। तो नूरजहां को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको मेहरू निस्सा, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? मेहरू निस्सा। निस्सा है, ठीक है। तो मेहरू निस्सा क्यों जाना जाता है साहब इसको इस नाम से? क्योंकि इसका मूल नाम यही है। क्या है? मूल नाम। तो नूरजहां को मेहरू निस्सा के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका मूल नाम यही है, ठीक है। अब देखिए इसके जन्म के बारे में हम बात करें तो इसका जन्म कब हुआ? कब हुआ?
1577 में। कब हुआ था? 1577 में। कहां पे हुआ था? कांधार। 1577 में इसका जो जन्म है वो कहां पे हुआ था? कांधार में हुआ था। ठीक है। इनके पिता थे मिर्जा गयास बेग। क्या नाम था पिताजी का? मिर्जा गयास बेग। मैं पता है ये नाम क्यों लिखा रहा हूं, मिर्जा गयास बेग, क्योंकि ये लोग है ना आगे जाके कुछ दखलंदाजी करेंगे। क्या करेंगे? दखलंदाजी करेंगे। और मम्मी का नाम क्या था? असमत बेग। माता, माता ही बोलते हैं ना, अम्मी, अम्मी बोलते हैं, अम्मी, अम्मी जान। तो पिताजी हो गए और माताजी हो गई। पिताजी मिर्जा गयास बेग थे और माता का नाम क्या था? असमत बेग था। कोई बड़ी बात नहीं है। और एक बात इनके बारे में बताते हैं, बताते नहीं है कि 1577 में इनका जो जन्म है वो किसके नीचे हुआ था? वृक्ष के नीचे। वृक्ष के नीचे इनका जन्म हुआ था। और जिनका जन्म वृक्ष के नीचे होता है ना, वो क्या होती हैं? बहुत सुंदर होती हैं। कैसे? ये तो बहुत सारे लोग जंगलों में जन्म होते हैं उनके, वो सुंदर होती हैं क्या? इतिहास में एक और लड़की का जन्म हुआ था, आम्रपाली का, आम के पेड़ के नीचे। कितनी सुंदर थी, पूरा मगध साम्राज्य उसके पीछे लड़ रहा था। नगर वधू घोषित करना पड़ा उसको। बड़े बड़े शासकों ने अपनी पूरी संपत्ति लाके उसके कदमों में रख दी थी, फिर भी नंबर नहीं आया। तो नूरजहां, नूरजहां को मेहरुनिसा के नाम से जाना गया। मूल नाम था। 1577 में कांधार में एक वृक्ष के नीचे जन्म होता है। पिता का नाम मिर्जा गयास बेग होता है और माता का नाम क्या होता है? असमत बेग होता है। इसको किसकी उपाधि दी गई? इसको नूर महल, मैं सही लिख रहा हूं, ठीक है, नूर महल, नूर महल, नूर महल, नूर महल की उपाधि दी गई। तो फिर नूरजहां क्या है? नूरजहां भी इसकी उपाधि है। तो दोनों ही याद रखनी है, नूरजहां और नूर महल दोनों उपाधि जो हैं इसकी उपाधि थी। नूर से नूर महल और नूर से नूरजहां। समझ में आई बात? 42 मिनट, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। क्या करें, चलो थोड़ा और पढ़ते हैं। इसके अलावा इसको एक और उपाधि दी गई थी। क्या उपाधि दी गई थी? इसको बेगम बादशाह की उपाधि दी गई। किसकी? बेगम बादशाह। खेलते हैं ना पत्ती वाले, उसमें होती है एक बेगम एक बादशाह, तो उससे याद रखना है। नूरजहां की क्या थी? उपाधि थी। मैं यहां पे अंकित कर देता हूं, बेगम बादशाह। जब भी पत्ते खेलो और जैसे ही उसमें नाम आए बेगम बादशाह का, एक गुल्ला भी होता है ना, गुल्ला, दहला, नौला, अट्ठा, सत्ता, तो उसमें जैसे ही नाम आए बेगम बादशाह का तो याद आनी चाहिए नूरजहां। मतलब याद का मतलब है, याद वैसे मत करना आप लोग, कहीं मन से याद करो। तो बेगम बादशाह क्या होती है? उसकी उपाधि होती है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो और मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 42 मिनट हो चुके हैं लेक्चर को, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्लास में चलता बड़ा तो कोई परेशानी नहीं थी, ऑनलाइन बड़ा, ज़्यादा बड़ा नहीं, ठीक है। आपकी नेट की, आपके जो इंटरनेट है उसकी भी सोचना पड़ता है मेरे को। तो कल नूरजहां को आगे लेके चलेंगे। आगे लेने का मतलब होता है इसके शासनकाल को देखेंगे। तो मिलते हैं कल, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।